हेलो स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, आप सभी का मस्ट वेलकम कॉमर्स मूवी चैनल पे। देखिए, इस चैनल पे कॉमर्स के सभी विषयों के बारे में बताया जाएगा और ये बीएसटी लेसन फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो हम डाल चुके हैं। ये आप लोग का भाग 2 है। अगर बीएसटी के फर्स्ट लेसन के बारे में अच्छे से आपको जानकारी चाहिए तो पहले भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद 2 देखिएगा तो अच्छे से जानकारी होगी। देखिए, आज हम बताएंगे प्रबंध के स्तर से, यानी प्रबंध के स्तर के पहले जितने भी ये भाग 1 में हम बता चुके हैं। आज प्रबंध के स्तर से बताना शुरू करेंगे। प्रबंध के स्तर के डिफिनीशन लिखवाए हैं, शीर्ष से नीचे तक प्रबंधकीय पदों की श्रृंखला को प्रबंध का स्तर कहा जाता है। यानी शीर्ष से नीचे तक, यानी सबसे ऊंचे से लेकर सबसे नीचे तक, यानी पदों की श्रृंखला को, प्रबंधकीय पदों की श्रृंखला को, यानी इंसान को जो सर्विस मिलती है ना, यानी संगठन के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करते हैं, वर्कर को छोड़कर, वर्कर को इस उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय में नहीं लिया जाता है। वर्कर को छोड़कर जो व्यक्ति यानी सर्विस के रूप में काम करते हैं और उन लोग को एक श्रृंखला में हम लोग रख देंगे तो उसको बोलते हैं प्रबंध का स्तर। प्रबंध का सबसे पहला स्तर होता है उच्च स्तरीय प्रबंध। यह किसी भी संगठन का सर्वोच्च प्रबंध होता है, यानी किसी भी संगठन का सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर का प्रबंध होता है। यानी इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो संगठन के सबसे ऊंचे वाले पदों पर रहते हैं। यानी संगठन में कुछ भी होगा इन्हीं लोग की राय से होगा। ये लोग जो बोलेंगे उसी के अनुसार संगठन में काम होगा। आगे है इसका कार्य, यानी इसमें जो व्यक्ति रहते हैं उन लोग का कार्य है नीतियों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना। यानी इसमें जो व्यक्ति रहते हैं वो नीति का भी निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों का भी निर्धारण करते हैं, लक्ष्यों का भी निर्धारण करते हैं। यानी नीति बनाते हैं कि वर्कर लोग के, यानी उच्च स्तरीय, ये ऐसा नहीं है कि नीति वो लोग अपने को छोड़कर बनाते हैं। नीति बनाने का मतलब होता है कि वो लोग खुद भी वो लोग उसके अनुसार चलेंगे। मध्य स्तरीय भी चलेगा, निम्न स्तरीय भी चलेगा, उसके बाद उसमें जो वर्कर रहेंगे वो भी चलेंगे। उद्देश्य और लक्ष्य आप लोग का दोनों एक ही होता है। यानी संगठन के अंतर्गत कौन सी काम की जाएगी ये उच्च स्तरीय ही पर फिक्स करता है। यानी एक तौर पर देखा जाए तो संगठन के बारे में जो भी डिसाइड करना रहता है, जो भी कदम उठाना रहता है, उच्च स्तरीय उठाता है। यानी देखा जाए तो संगठन के चलाने का पावर उच्च स्तरीय से ही शुरू होता है। और एक बात, यानी उच्च स्तरीय संगठन को चलाने के बारे में बताते हैं तो अगर संगठन को किसी कारणवश बंद भी करना हो तो वो भी डिसाइड कौन करते हैं? उच्च स्तरीय, क्योंकि इसमें जो संगठन के मालिक होते हैं वो भी आते हैं। तो एक तौर पर कहा जा सकता है कि पावर उच्च स्तरीय से ही शुरू होता है और उच्च स्तरीय पर ही खत्म होगा, क्योंकि संगठन को चलाने का पावर उच्च स्तरीय ही देता है और उसको खत्म करने का भी उच्च स्तरीय के पास ही पावर है। देखिए, उसके बाद निर्धारण करने के बाद, क्योंकि संस्था का पूरा दायित्व इस प्रबंध के कंधों पर होता है। यानी इस उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं, संगठन का जितना भी भार होता है इन्हीं लोग के कंधों पर होता है। ये लोग चाहे तो संगठन को आगे की तरफ यानी ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं, लक्ष्यों तक लेके जा सकते हैं, और यही लोग चाहे तो 0 तक भी ले जा सकते हैं। उसके बाद है मध्य स्तरीय प्रबंध। ये उच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच की कड़ी होता है। यानी उच्च सबसे ऊपर वाला और प्लस सबसे नीचे वाला के बीच के ये कड़ी होता है। और बीच के कड़ी के मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि यानी उच्च स्तरीय को और निम्न स्तरीय को ये जोड़ने का काम करता है। और बीच में जो रहते हैं उन व्यक्ति के ऊपर कितना भार रहता है ये सभी हम लोग जानते ही हैं। अगर उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय में देखा जाए ना, तो अगर सबसे मेहनत का कोई काम करता है ना तो मध्य स्तरीय ही करता है, क्योंकि इन लोगों को
उच्च स्तरीय की तरफ से भी दबाव रहता है, निम्न स्तरीय की तरफ से भी दबाव रहता है और खुद का भी दबाव रहता है। खुद का भी टेंशन रहता है कि उच्च स्तरीय बोला है जो करना है, निम्न स्तरीय बोला है जो करना है, तो इन लोग का एक खुद का भी टेंशन रहता है। इन मध्य स्तरीय को तीनों तरफ से दबाव रहता है। उसके बाद है इनका कार्य सबसे कठिन होता है, यानी मध्य स्तरीय का जो कार्य है सबसे कठिन होता है। इनका कार्य जैसे यानी मध्य स्तरीय के अंतर्गत कार्य आने वाले हैं वास्तविक परिणामों पर नज़र रखना। यानी वास्तविक परिणामों पर नज़र रखने का मतलब होता है कि डेली जो काम हो रहा है उस पर नज़र रखना है कि जो काम हो रहा है वो लक्ष्य के अनुसार हो रहा है, यानी उद्देश्य के अनुसार हो रहा है कि कहीं उसका खिलाफ तो नहीं ना हो रहा है, इसीलिए उस पर नज़र रखना है। एवं उसकी तुलना निर्धारित लक्ष्यों से करना, यानी डेली जो काम हो रहा है उस पर नज़र रखना है और फिर उसका तुलना भी करना है कि जो हम लोग लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसी के अनुसार काम हो रहा है ना। देखिए कितना इन लोगों का मेहनत का काम है कि डेली जो काम होता है उस पर नज़र रखेगा लो और फिर उसके बाद देखेगा लो जो काम वर्कर किया है लक्ष्य के अनुसार किया है कि लक्ष्य से हटकर किया है। उसके बाद है तो कर्मचारियों को प्रेरित करना यानी कर्मचारियों को उत्साहित करना काम करने के लिए, कर्मचारियों को मनोबल को बढ़ाना कि काम को ऐसे करो। किसी कारणवश अगर कर्मचारी दुखित भी हो गए हैं काम को करना, यानी वो संस्था को छोड़कर जाना भी चाह रहे हैं, तो वो जो भी सब कुछ हैंडल करता है ना मध्य स्तरीय करता है, उसको समझा कर रखे, कैसे भी रखे, जो भी काम करेगा सब मध्य स्तरीय ही करेगा। उसके बाद है कर्मचारियों को प्रेरित करना हो गया। उसके बाद 3 नंबर है निम्न स्तरीय प्रबंध। यह प्रबंध का सबसे निचला स्तर होता है, यानी प्रबंध के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं, पदों पे जो व्यक्ति रहते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 स्तर दिया जाता है और सबसे नीचे वाले स्तर पे ये निम्न स्तरीय वाले रहते हैं। यह उच्च एवं मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा बताए गए आदेशों का पालन करते हैं, यानी निम्न स्तरीय के ऊपर जो स्तर आता है उच्च और मध्य, ये लोग जो बोलते हैं वही काम करते हैं। यानी उच्च वाला जो बोलेगा, मध्य वाला जो बोलेगा वही निम्न स्तरीय प्रबंध वाले करेंगे। और ये करते नहीं है, इसमें भी पद है, ये लोग वर्कर से कराते हैं, यानी इन लोग के बताए गए मार्गों पर वर्कर को ये लोग चलाते हैं। इनका कार्य देखिए, निम्न स्तरीय का कार्य क्या होता है, लक्ष्यों के अनुसार कार्य करवाना, यानी जो लक्ष्य संस्था का लक्ष्य जो निर्धारित कर दिया गया है उसी के अनुसार कार्य कराना, लक्ष्य से हटकर कार्य न करवाना। उसके बाद एक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना। देखिए सबसे पहले लक्ष्य के अनुसार कार्य कराना है और उसके बाद कर्मचारियों पर नियंत्रण करना है कि कर्मचारी जो है वो लक्ष्य के अनुसार काम करते हैं, कर रहे हैं या नहीं। हम नियंत्रण करने का मतलब होता है कि देख रेख करना है। अब देख रेख करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ देखेंगे उसको और देखेंगे और गलती करेगा उसका सजा देंगे, ये नियंत्रण का मतलब ये नहीं होता। नियंत्रण का मतलब कि आपको जानकारी है कि इस काम में सही हो रहा है कि गलती हो रहा है, तो अगर जिस वर्कर से गलती हो जा रहा है उसी से मैं उसको बताएं, ये भी नियंत्रण के अंतर्गत ही है। तो ये नहीं कि नियंत्रण के अंतर्गत आपको सिर्फ उन लोगों को सजा ही देना है, उन लोगों की गलती की सजा ही सुनाना है। नियंत्रण के अंतर्गत ये भी आता है कि आप कार्य पर नियंत्रण रखें, देख रेख करें, प्लस उन लोगों को नहीं आ रहा है तो बताएं। उसके बाद एक कार्य के बारे में उच्च प्रबंध को सुझाव देना। उच्च प्रबंध को सुझाव देने का मतलब है कि निम्न स्तरीय वाले उच्च स्तरीय प्लस मध्य स्तरीय को बताएंगे कि आज इतना कार्य हुआ है, यानी हम लोग लक्ष्य के इतने पास तक चले गए हैं, ये लोग सुझाव देते हैं। सुझाव देने का मतलब ये भी होता है, देखिए उच्च स्तरीय वाला क्या करता है, वो तो आप लोग का नीति बना देगा, उद्देश्य बना देगा, लक्ष्य बना देगा और बोल देगा मध्य स्तरीय से भी जाओ और निम्न स्तरीय को बता दो। हम निम्न स्तरीय वाला क्या करेगा, वर्कर को बताएगा और काम शुरू कराएगा। अगर वर्कर के पास सबसे ज़्यादा कोई समय बिताता है तो निम्न स्तरीय वाला बिताता है।
तो निश्चित है कि वर्कर के जो प्रॉब्लम है वो कौन समझेगा, निम्न स्तरीय वाला ही समझेगा। तो अगर उच्च स्तर वाले जो नीति बनाए हैं और उससे कठिनाई हो रही है वर्कर को काम करने में, तो ये जाकर ये भी सुझाव दे सकते हैं कि सर इस नीति को थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि वर्कर को काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। तो उसको भी बोलते हैं सुझाव देना, यानी काम के बारे में बताना और प्लस किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है वो भी जाकर बताना। इन लोगों का काम है लक्ष्यों के अनुसार काम कार्य कराना हो गया, कर्मचारियों पर नियंत्रण करना हो गया, कार्य के बारे में उच्च प्रबंध को बताना, सुझाव देना, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखवाए हैं प्रबंध का कार्य। अब देखिए प्रबंध का कार्य यानी प्रबंध के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है उसको कैसे प्राप्त करेंगे। यह प्रबंध का प्रबंध का कार्य यानी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक, यानी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक। अब सबसे पहले कि प्रबंधक किसको बोलते हैं, तो प्रबंधक उस व्यक्ति को बोलते हैं जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला रखता है, क्षमता रखता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंधक। यानी किसी कार्य यानी प्रबंध के बारे में जिसको जानकारी हो उसे हम प्रबंधक बोल सकते हैं। और प्रबंधक करता क्या है, देखिए शुरू से एक बार, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी संस्था संगठन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जिन कार्यों का प्रयोग करता है, होता नहीं है किसी काम को करने के लिए, यानी आप लोगों के पास भी टारगेट होगा, उस टारगेट को पाने के लिए हम लोग जिन कामों का उपयोग करेंगे ना, बोलेंगे ना कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमको ये काम करना पड़ा। जैसे आप लोग लंबी टारगेट होगी पढ़ाई के द्वारा हासिल करने के लिए, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे ये इतना पढ़ाई किए, इतना कंपटीशन किए, उसके बाद इसको हासिल किए। जिन कार्यों का प्रयोग करते हैं उसे प्रबंध का कार्य कहते हैं। यानी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक जिन कार्यों का प्रयोग करता है उसे प्रबंध का कार्य कहते हैं। प्रबंध के कार्य में देखिए 5 कार्य आते हैं प्रबंध के अंतर्गत। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। फर्स्ट आप लोग हम ऐसे नंबरिंग दिखाकर नहीं लिखवाए हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ऐसे जगह लगता, इसीलिए ऐसे लिखवाएं। आप लोग को अगर नोट भी करना होगा तो नंबरिंग दिखाकर नोट कीजिएगा लोग। और एक बात कि हम बहुत शॉर्ट में लिखवाए हैं, आप लोग पढ़े होंगे इसका डिफिनीशन बहुत बड़ा बड़ा लिखवाया गया होगा जो आप लोगों से याद नहीं होगा। तो आप लोग इसको एक बार पढ़कर यानी नोट कर लीजिएगा लोग, और नहीं तो नोट करने के यूट्यूब पर हमेशा रहेगा, आप लोग इसको देख सकते हैं एग्ज़ाम के पास भी। जब एग्ज़ाम पास में आया अभी से भी देख कर इसको बार बार देख कर यानी 2-4 बार आप लोग देखिएगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसका जो है प्रबंध का 5 कार्य होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। अब देखिए ये नियोजन जो है ना आपका, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये आप लोग को आगे चलकर इसी बुक में एक एक लेसन के तौर पे मिलेगा। यानी नियोजन भी एक लेसन है, संगठन भी है, नियंत्रण भी है। तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको अच्छे ढंग से बताएंगे, लेकिन अभी भी इतना समझा देंगे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नियोजन किसे बोलते हैं, संगठन किसे बोलते हैं, इसके अंतर्गत काम क्या होता है, कार्य कौन सी होती है, ये सब बता देंगे। अब देखिए सबसे पहले लेते हैं नियोजन। नियोजन किसे बोलते हैं, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में सोचना नियोजन कहा जाता है। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि इस कार्य को कैसे करेंगे, इस कार्य को कब करेंगे, इस कार्य को खुद करेंगे या फिर किसी के द्वारा करवाएंगे, उसे बोलते हैं नियोजन। उसके बाद है संगठन। देखिए नियोजन में उद्देश्य या कार्य को फिक्स कर लिया जाता है, उसके बाद संगठन की ज़रूरत पड़ जाती है। अब संगठन में देखिए क्या होता है, संगठन में एक बड़े से कार्य यानी इसमें पहले उद्देश्य को फिक्स कर लिया जाता है। यानी नियोजन में एक उद्देश्य बना लेंगे या फिर लक्ष्य बना लेंगे,
और उसको प्राप्त करने के लिए अब संगठन के पास यानी संगठन के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। अब संगठन के अंतर्गत होता क्या है, देखिए, एक बड़े से कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अनुभवी व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, जिसे संगठन बोलते हैं। इस पांचों का डिफिनीशन हम बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे, अभी के अभी याद हो जाएगा। यानी एक बड़े से कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अनुभवी व्यक्तियों को सौंप देना संगठन कहलाता है। अब अनुभवी व्यक्ति किसे बोलते हैं, यानी संस्था में उद्देश्य और लक्ष्य को जो हम लोग को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को तरह तरह काम करना पड़ता है। तो ऐसा बात नहीं है कि एक व्यक्ति को सभी कार्य के बारे में जानकारी हो। तो अनुभवी व्यक्ति उसको बोलते हैं कि जिसको जिस कार्य के बारे में जानकारी रहेगा उसको वो कार्य सौंप देंगे। तो संगठन का डिफिनीशन एक बार और सुन लीजिए लोग। संगठन के अंतर्गत एक बड़े से कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अनुभवी व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, उसे संगठन बोला जाता है। यह नियुक्तिकरण में व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, यानी संस्था में जो खाली पद रहती है, संगठन के अंतर्गत जो हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में जो कार्य को विभाजित करते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और व्यक्तियों की जब आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, व्यक्तियों का नियुक्तिकरण करेंगे, यानी व्यक्तियों को उस पद पे रखेंगे। पहले उस व्यक्ति के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले लेंगे कि इस कार्य में ये पूरी तरह से निपुण है कि नहीं। उसके बाद उसको नियुक्तिकरण कर देंगे, यानी उस कार्य के लिए उसको नियुक्त कर लेंगे और वो कार्य उसको दे देंगे। यानी खाली पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। या फिर ऐसा भी डिफिनीशन हो सकता है कि संगठन के कार्यों को पूरा करने के लिए जिस व्यक्ति को हम लोग रखते हैं उसे नियुक्तिकरण कहते हैं। उसके बाद है आप लोग का निर्देशन। निर्देशन समझते ही हैं, इसमें से अगर न हटा देंगे तो इसका अर्थ आप लोग भी समझ जाएंगे। निर्देश यानी निर्देशन में होता है व्यक्तियों को निर्देश देना कार्य करने के लिए, यानी संस्था के अंतर्गत जो उद्देश्य बनाया रहता है उसके बारे में काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है व्यक्ति को। नियोजन में उद्देश्य बना लिया जाता है या लक्ष्य बना लिया जाता है। संगठन में उसी लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है। नियुक्तिकरण में व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है संगठन के काम को पूरा करने के लिए, और निर्देशन में फिर उन लोग को निर्देश दे दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, जिसे निर्देशन बोलते हैं। यानी किसी व्यक्ति को निर्देश देना कि आपको ये काम करना है, उसको समझाना कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है। निर्देश देने का मतलब ये नहीं तो किसी को निर्देश दे दिया उसके बाद छोड़ दिए। निर्देश देने का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को हम काम दे दिए हैं बीच बीच में जाकर देखेंगे कि जो हम उसको जिस प्रकार का निर्देश दिए थे उसी के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं। ये नहीं कि निर्देश का मतलब कि आए थोड़ा सा बोल दिए ये कर दो, निर्देश दे दिया और चल दिए, इसको निर्देश नहीं बोला जाता है। उसके बाद है नियंत्रण, यानी निर्देशन के बाद नियंत्रण। हम नियंत्रण में क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को हम निर्देश दिए रहते हैं ना काम करने के लिए, जाकर उस पर नियंत्रण करते हैं कि यानी हम लोग जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार वो काम कर रहा है कि नहीं। यानी कर्मचारियों को कार्य सौंप देने के बाद उसका देख रेख करना कि उद्देश्य या फिर लक्ष्य के अनुसार कार्य वो कर रहा है कि नहीं, उसे नियंत्रण बोलते हैं। ये शॉर्ट में पांचों का डिफिनीशन बता दिए हैं, एक बार और बोल देते हैं। नियोजन जो होता है वो कार्य को करने से पहले सोचा जाता है, उसे नियोजन बोलते हैं। संगठन जो होता है नियोजन के अंतर्गत लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं। उसके बाद संगठन में उसी उद्देश्य को पाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में कार्य को विभाजित कर देते हैं, उसे संगठन बोलते हैं। या फिर थोड़ा उसको और लॉन्ग करना होगा तो क्या बोलेंगे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन छोटे छोटे कार्यों को हम पूरा करते हैं या फिर अनुभवी व्यक्तियों को सौंपते हैं उसे संगठन बोलते हैं। या फिर शॉर्ट में यही सही था कि संगठन के अंतर्गत बड़े से कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अनुभवी व्यक्तियों को सौंप देना।
उसके बाद नियुक्तिकरण में संगठन के काम को पूरा करने के लिए जिन व्यक्तियों को हम लोग नियुक्त करते हैं उसे नियुक्तिकरण कहते हैं। ये फिर एक और डिफिनीशन। संस्था के अंतर्गत खाली पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। निर्देशन, व्यक्तियों को नियुक्त करने के बाद निर्देशन का काम आता है कि उन लोगों को काम दे देते हैं, उसके बाद उसको निर्देश दे देते हैं कि आपको ये काम करना है। यानी किसी कर्मचारी को काम सौंपने के बाद उसे निर्देश देना, उसको या फिर उसको मार्गदर्शन कराना निर्देशन कहलाता है। नियंत्रण, यानी कर्मचारी को कार्य देने के बाद उस पर नियंत्रण रखना नियंत्रण कहलाएगा। या फिर एक कर्मचारी को कार्य दे दिए और उस पर इस बात का नियंत्रण रख रहे हैं कि वो जो कार्य कर रहा है लक्ष्य के अनुसार कर रहा है या फिर उद्देश्य के अनुसार कर रहा है या नहीं, उसे बोलेंगे नियंत्रण। देखिए उसके बाद जो टॉपिक है आप लोग का समन्वय। और समन्वय जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है समन्वय से रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोग को ही पता होगा कि समन्वय किसका सार है, प्रबंध का। और प्रबंध का सार है, तब सार मतलब वो वाला मत समझ लीजिएगा लोग, सार मिस होगा कि प्रबंध का क्या है, सारांश है। हम देखिए समन्वय वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों एवं अन्य कार्यों को सरलता से पूरा कराता है। यानी समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों को, यानी समन्वय के जो कार्य वो कौन करता है, प्रबंधक। अब प्रबंधक में हम लोग को कौन कौन आएगा, लोग उच्च स्तरीय में रहने वाले व्यक्ति भी आएंगे, मध्य में और निम्न में, तीनों। यानी ये तीनों का काम है समन्वय के पूरा करना, तीनों का काम होता है। प्रबंध के सभी कार्य में अन्य कार्यों को सरलता से पूरा कराता है। यानी समन्वय जो है ना, प्रबंध के जितने भी कार्य है या फिर प्रबंध से हटके भी जो कार्य है उसको सरलता से यानी आसानी से पूरा करा देता है। और ये पूरा कराने में जो प्रबंधक का हाथ रहता है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय तीनों लोग मिलकर समन्वय को, यानी देखिए उच्च स्तरीय में भी जो ऑनर है, मध्य स्तरीय में भी जो है और निम्न स्तरीय में, अगर ये तीनों लोग एक नज़र से संस्था के अंतर्गत ना देखें तो समन्वय वहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा, बिखरने लगेगा समन्वय। देख लो उसके बाद है समन्वय के तत्व, विशेषताएं, महत्व, आवश्यकता और लाभ। यानी समन्वय से संबंधित आप लोग का जो भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबका आंसर बस 2 ही लाइन में होगा। समन्वय के तत्वों को बताइए तभी यही आंसर, समन्वय की विशेषता को बताइए तभी यही आंसर, या फिर समन्वय के महत्व को बताइए तभी यही आंसर, आवश्यकता और लाभ को भी बताइए तभी यही आंसर होगा। यानी सभी का एक ही आंसर होगा। अब समन्वय के, या फिर आ जाएगा एग्जाम में समन्वय का विवेचना कीजिए, समन्वय के बारे में बताइए, तभी यही आंसर लिख कर आना है, दूसरा कुछ नहीं। देखिए ये निम्न है, यानी इसका जो भी है तत्व है, विशेषता, महत्व, आवश्यकता, लाभ जो भी है निम्न है। और एग्जाम में लिखने के भी तरीके होते हैं। देखिए ये हम शॉर्ट में लिखे हैं, ये निम्न है, आप लोगों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहिए। ये निम्नलिखित है, अगर इससे भी बढ़ाना है तो पूछ रहा है कि समन्वय की विशेषता को बताए तो उससे भी बढ़ाकर बताएंगे। समन्वय की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है, उसके बाद नीचे से सीरियल से 1 2 करके दिखा देंगे। ये जो भी हम लिखवाए हैं आप लोग को 1 2 से लिखवाते, लेकिन जगह के चलते वैसे हम लिखवाए हैं, कामा लगाए यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। एकीकरण एवं सहयोग, देखिए एकीकरण एवं सहयोग, समन्वय जो है एकीकरण का भी काम करता है एवं सहयोग का भी काम करता है। एकीकरण मीन्स एकता और सहयोग मीन्स होता है मदद करना। उसके बाद है अनुसूचियन। देखिए अनुसूचियन में क्या होता है, काम का करने का समय फिक्स किया जाता है, किस काम को कम किया जाएगा, उसे बोलते हैं अनुसूचियन। उसके बाद है प्रभावी संदेशवाहन। प्रभावी संदेशवाहन का मतलब होता है कि उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय जो भी संदेश बनाएंगे
उसको इतने अच्छे से बनाएंगे कि उनके नीचे वाले जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी किसे, वो अपने से छोटे कर्मचारी को अनुयायी बोला जाता है, तो इसको नीचे वाले जो अनुयायी होते हैं वो लोग सुने तो उन लोगों पे प्रभाव पड़े। देखिए कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के सामने उतना ही बोलना चाहिए जितने उसको सुनने की क्षमता हो। एक्स्ट्रा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अपने आप को अगर दिखाना है तो किसी व्यक्ति के पास उतना ही बोले जितना वो चाहता है। अगर उसकी और एक बात कि उसकी अगर चाहत आप पूरी कर दिए, बार बार उसकी चाहत पूरी कर दिए, तो उसके नज़र में गिरते गए आप। तो किसी व्यक्ति के सामने उतना ही बोले कि वो अगली बार सुनने के लिए तरसते रहे। उसी तरह होता है प्रभावी संदेशवाहन का मतलब होता है कि ऐसा संदेश बनाना चाहिए ना कि उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय के बाद जो आते हैं लोग वर्कर, वो लोग सुने ना तो उन लोगों पर प्रभाव पड़े, उस बात को वो लोग करें, उसे बोलते हैं प्रभावी संदेशवाहन। उसके बाद है आप लोग का सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी, यानी समन्वय जो है ना वो सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी होती है कि समन्वय को पूरा करें। यानी उच्च स्तरीय का भी जिम्मेदारी होती है, मध्य स्तरीय का भी जिम्मेदारी होती है और निम्न स्तरीय का भी जिम्मेदारी होती है कि समन्वय को वो लोग पूरा करें। उसके बाद है निरंतर प्रक्रिया। अब ये निरंतर प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर लिखवाए आप लोग को, फर्स्ट में लिखवाए थे एकीकरण एवं सहयोग, यानी एकता का जो काम है वो निरंतर चलता रहता है। अब देखिए आपको एक परिवार लेके चलना हो या फिर संस्था को लेके चलना हो, जो भी हो एकता रहता है ना, एकता में बहुत पावर होता है। ये हम लोग छोटे से ही छोटे भी क्लास में पढ़े हैं कि एकता में बहुत पावर होती है। और ये निरंतर चलने का मतलब होता है कि जो संगठन होती है ना उसमें निरंतर काम होते रहते हैं, कंटिन्यू काम होते रहते हैं। यानी माल का उत्पादन करेगा, बेचेगा, फिर उत्पादन करेगा, फिर बेचेगा। तो जब निरंतर काम हो रही है तो निरंतर समन्वय की ज़रूरत भी पड़ेगी। उसके बाद है सोच समझकर किया गया कार्य, यानी समन्वय जो है सोच समझकर ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि आए 4 वर्कर है लोग, उन लोग को ऊपर रोब दिखाने लगे, उसको समन्वय नहीं बोलते हैं। सोच समझकर किया गया कार्य होता है। देखिए शिक्षा का मतलब जिस व्यक्ति के पास शिक्षा रहती है ना वो कभी भी सोच समझकर ही काम करेगा। और जो व्यक्ति ये उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध में जो व्यक्ति रहते हैं ना वो शिक्षित ही व्यक्ति रहते हैं। वो कभी भी बात करेंगे, कुछ भी करेंगे ना सोच समझकर ही करेंगे। तो इसीलिए समन्वय की जिम्मेदारी भी किसको दिया गया है? प्रबंधकों को। क्योंकि प्रबंधक क्या होते हैं, बात करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। और जिसके पास शिक्षा रहती है ना वो हमेशा सोच समझ कर ही करेगा। अब शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डिग्री पर डिग्री हासिल कर लिए उसे शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा जो है ना बातों से पता चल जाती है कि इसके पास कितनी शिक्षा है। जो डिग्रियाँ होती है ना, सर्टिफिकेट वगैरह, वो हम लोग की पढ़ाई की खर्चे बताती है कि हम लोग कहाँ तक पढ़े, कितना खर्चा हुआ है। और जो हम लोग के पास कितना ज्ञान है वो हम लोग की बातें, यानी बात करने की क्वालिटी बताती है कि इस व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है। अगर शिक्षा को अच्छे से समझना है ना तो 2 लाइन हम बोल रहे हैं। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, यानी शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। समझ रहे बात को? यानी शिक्षा जो है ना दिल से उगती है और दिमाग में पलती है कि शिक्षा को हमको किस तरह से ग्रहण करना है। और जो हम लोग फल देते हैं ना वो यानी जुबान से देते हैं। यानी फल देने का काम कौन कर रहा है? जुबान। तो हम जुबान से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग के पास कितना शिक्षा है। बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग किसी व्यक्ति से बात करते हैं ना तो बात करने के दौरान वो भी शिक्षित व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो थोड़ी समझेगा। यानी शिक्षित व्यक्ति से हम लोग बात करेंगे ना
तो 2 मिनट में जान लेगा कि हम लोग के पास कितना शिक्षा है। तो इसीलिए बात करने का भी देखिए, सर्टिफिकेट ही मायने नहीं रखता है, शिक्षा बातों में दिखाई देती है। उसके बाद है आदेशों एवं निर्देशों की एकता। आदेशों एवं निर्देशों की एकता की मतलब होता है यानी व्यक्ति को आदेश देना, निर्देश देना कि तुमको ये करना है। यानी संगठन के अंतर्गत क्या होता है, उच्च स्तरीय भी आदेश देता है, मध्य स्तरीय भी आदेश देता है और निम्न स्तरीय भी आदेश देता है। और आदेश देने का मतलब ये नहीं होता है अगर घर पे हम लोग कोई वर्कर रखे हैं तो वो वर्कर है, काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति वो, यानी कोई व्यक्ति वो बोल रहा है कि वो ला दो, तब तक हम बोल दिए वो ला दो, तब तक दूसरा बोला कि ये कर दो। ऐसे उसको आदेश और निर्देश नहीं बोला जाता। यानी एक कर्मचारी को एक ही व्यक्ति आदेश देगा ना, वो सही रहता है। इसीलिए इसको बोला गया है आदेशों एवं निर्देशों की एकता। यानी एक बार में एक ही व्यक्ति आदेश दे तो एकता बनी रहती है, नहीं तो एक बार में 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को आदेश देगा ना, वहाँ पे एकता कभी नहीं रहेगा। क्योंकि उस 4 में से किसी एक ही व्यक्ति का वो कहना करेगा तो 3 उसे क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, एकता की सिस्टम खत्म। उसके बाद विविधता में एकता। हम देखिए, विविधता में एकता का मतलब होता है कि संगठन के अंतर्गत लाखों आदमी काम करते हैं और लाखों एक ही जाति और धर्म के नहीं होते हैं, विभिन्न विभिन्न जाति और धर्म के होते हैं। लेकिन वहाँ पे उन लोगों को महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप अलग अलग जाति के हो। यानी विविधता में भी एकता बनाए रखना चाहिए। यानी अलग अलग के जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, फिर भी उन लोगों को महसूस ना हो कि हम छोटे हैं, ये है वो है। उसको बोलते हैं विविधता में एकता। उसके बाद उच्च कर्मचारी मनोबल, कर्मचारियों का मनोबल को बढ़ाना। और आप लोग को ये पता है कि मनोबल जो है ना बहुत पावरफुल होता है। बोला नहीं जाता है पावर शुरू होने के लिए, अभी बोले थे कि उच्च स्तरीय से ही पावर शुरू होता है और उच्च स्तरीय पे ख़त्म होता है। तो ऐसा नहीं, डायलॉग है ना कि पावर यहीं से शुरू होता है और पावर यहीं पे ख़त्म होता है। तो यानी पावर मनोबल से ही शुरू होता है और पावर मनोबल पे ही जाके ख़त्म होता है। उसके बाद है आप लोग का प्रबंध कला और विज्ञान के रूप में। यानी प्रबंध कला और विज्ञान के रूप में, देखिए प्रबंध कला और विज्ञान के रूप में आप लोग भी पढ़े होंगे और आप लोग को हाफ पेज या फिर फुल पेज में लिखवाया दिया गया होगा। लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश किए हैं और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और प्रबंध कला के बारे में भी पूछे तब भी आंसर ये लिख सकते हैं, और विज्ञान के बारे में भी पूछे तो ये लिख सकते हैं, या फिर दोनों के बारे में पूछेगा तब तो ये सटीक है। लेकिन देखिए, हम जो शॉर्ट में आंसर लिखवाए ना, तो सिर्फ वही लिख कर नहीं आना है। जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं ना, तो उसका डिफिनीसन बता रहे हैं। यानी जो लिख रहे हैं वो तो लिखना ही है, जो लिखे हैं वो तो लिखना ही है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इसको भी याद रखना है। देखिए, पढ़ते हैं प्रबंध के कार्यों को सीखने का अभ्यास। सीखने का अभ्यास यानी सीखने का अभ्यास का मतलब होता है, अभ्यास में होता है कोशिश करना, किसी काम को बार बार करना, उसे बोलते हैं सीखने का अभ्यास। देखिए, हम लोग जब बाइक या फिर साइकिल कुछ भी सीखते हैं लोग, बहुत परेशानी होती है, लेकिन लास्ट में होता है कि यार सीख जाते हैं लोग, बार बार अभ्यास करते हैं लोग, सीख जाते हैं लोग। तो यानी सीखने का अभ्यास एक कला है। देखिए, शुरू से प्रबंध के कार्यों को सीखने का अभ्यास एक कला है। यानी किसी भी काम को करने के लिए उस कार्य के बारे में हम लोग सीखेंगे ना, तो उसको कला बोलते हैं। उसके बाद सीखने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे लोग कि हम लोग इसके कलाकार हो गए हैं। यानी जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, पढ़ाने के कला है इसके पास, यानी पढ़ाने के कलाकार है, गाने के कलाकार है, लिखने के कलाकार है, यानी अलग अलग कलाकार है। लेकिन इस अभ्यास के तहत आयोजित ज्ञान विज्ञान है। यानी सीखने में हम जो अभ्यास करते हैं उसको कला बोलते हैं,
लेकिन अभ्यास करते समय जो हम लोग उसमें ज्ञान लगाते हैं, यानी उस पर ध्यान देते हैं, ज्ञान लगाकर उसको सीखते हैं, तो उसे विज्ञान बोला जाता है। इसीलिए प्रबंध को कला और विज्ञान कहते हैं। देखिए, प्रबंध को समझने के लिए कला की भी ज़रूरत है और विज्ञान की भी ज़रूरत है। यानी प्रबंध के कार्यों को करने के लिए कला की भी ज़रूरत है और विज्ञान की भी ज़रूरत है। इसीलिए प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों बोला जाता है। आप लोग को ये जो भी हम लिखवाए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लिखवाए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम के समय इसको, यानी इस वीडियो को देखते रहिएगा, ये याद हो जाएगा। अगर आप लोग इसको नोट नहीं भी करते हैं ना, फिर भी ये यूट्यूब हमेशा मौजूद रहेगा। आप लोग जब इसको देखिएगा आप लोगों के माइंड में घूमने लगेगा और ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। हम और 2 लाइन बोलना चाहते हैं दोस्तों पे। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे। यानी अभी आप लोग को ये कुछ लक्ष्य के बारे में हम बताए थे ना, वहीं पे यानी मित्र उसे बोलते हैं जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य उसे बोलते हैं जो रात में सोने ना दे। तो लक्ष्य ऐसा बनाइए जो नींद छीन ले, और नींद जो छीन लेगा ना वो तो लक्ष्य पर, यानी जो लक्ष्य नींद छीन लिया समझिए वो लक्ष्य आपका है। जो लक्ष्य आपको सोने नहीं दे रहा है तो समझिए कि आप लक्ष्य के पास हैं। लक्ष्य उद्देश्य आप लोग को अभी से ही बना लेना चाहिए। देखिए, कहने मतलब है कि जब तक आप लक्ष्य या उद्देश्य नहीं बनाइएगा तब तक आप उसके अनुसार काम नहीं कीजिएगा, और जब तक आप उसके अनुसार काम नहीं कीजिएगा तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कीजिएगा, और जब तक आप उसको प्राप्त नहीं कीजिएगा जब तक आपको खुशी नहीं होगी, जब तक आपको खुशी नहीं होगी तब तक आपका पड़ोसी आपसे जलेगा नहीं, और जब तक आपका पड़ोसी आपसे जलेगा नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है, ये आपको ही पता है कि जो लोग भी ऊंचाइयों को हासिल किए हैं लोग उस पर पहले हंसे ही हैं। अच्छा, चलिए इतना ही आज। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। BST फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद अब अलग सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन का वीडियो बनाया जाएगा।